वियतनामीज वॉर जो एक दशक तक चलने वाली हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर थी, उसमें 58,000 अमेरिकन की मौत हुई थी और साथ ही हजारों अमेरिकन मारे गए थे। और उनके साथ ही 3 मिलियन वियतनामीज जो नॉर्थ और साउथ दोनों से थे उनकी मौत हुई थी। तो वही 1 मिलियन से ज़्यादा नॉर्थ और साउथ वियतनामीज घायल हुए थे। तो वही इकोनॉमी की तो बैंड बच गई थी और लाखों अमेरिकी सोल्जर्स को ज़बरदस्ती इस वॉर में भेजा जाता था। और उनके परिवार वालों को ये उम्मीद भी नहीं होती थी कि उनके बेटे वॉर से वापस आएंगे भी या नहीं। उन अमेरिकी सोल्जर्स में से एक था फिल जियोया, जिनके लिए आर्मी उनका दूसरा घर था और वो भी इस वॉर का हिस्सा थे। वो एक यंग इन्फेंट्री प्लेटून लीडर थे और उसके बाद उन्हें एक मिशन के लिए कंपनी कमांडर भी बनाया गया था। और उनका मिशन था साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट से बचाना और उन्हें वहां आने से रोकने का था। उनकी टीम में जो सोल्जर्स थे वो इस वॉर को वॉर की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक टास्क की तरह देखते थे कि कब उनका 1 साल पूरा हो और कब वो अपने घर वापस जाए। दरअसल उस वक्त हर एक सोल्जर को एक एक साल के लिए इस वॉर में जाने का ऑर्डर दिया गया था और काफ़ी सारे सोल्जर्स इस बात से नाराज थे, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इस वॉर में जाते रहते थे। फिल के मुताबिक उनकी टीम में जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी टेरेबल फाइटर्स भी थे, लेकिन वो उनकी सिचुएशन समझ सकते थे और इसीलिए वो पूरे संयम के साथ अपनी टीम को लीड करते थे। उन्होंने अपने करियर में ऐसी कई सारी टीम्स को लीड किया और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने अपनी साथियों को समझाया कि यहाँ पर वो एक दूसरे की फैमिली हैं और इसीलिए उनके डिवीजन की इन्फेंट्री कंपनीज का कोड वर्ड भी फैमिली ही था। उन्होंने अपनी टीम को लीड करते हुए ये नोटिस किया कि भले ही वो टेरिबल सोल्जर्स हैं और उन्हें जल्दी अपने घर लौट कर जाने का बहुत मन है, लेकिन वो अपने देश और अपने लोगों से काफ़ी प्यार भी करते हैं और एक सच्चे सोल्जर की तरह अपने वतन के लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान भी कर देंगे। उनकी और उनकी टीम की एक खासियत ये भी थी कि वो रक्सैक आउटफिट पहनकर जंगलों में डिसअपियर होना भी जानते थे, ताकि दुश्मनों को उनके होने की भनक भी ना लग सके। साथ ही फिल ने जंगल में किस तरह से रहा जाता है और किस तरह से लड़ा जाता है उसकी ट्रेनिंग भी ली थी और इसीलिए वो अपनी टीम को लीड करके जंगल एरिया में लेकर गए, जहां उन्हें काफ़ी धीरे और बिना आवाज़ किए मूव करना पड़ता है। जंगल में काफ़ी हफ्तों तक रहना पड़ता है और हीट, ह्यूमिडिटी, मॉस्किटोस, लीचेस, स्किन रैशेस और जंगल इच को भी सहना पड़ता है। और उनका मानना था कि वो पैक एनिमल्स की तरह बन गए हैं, जो 60 पाउंड्स के गियर, पानी, रेडियो ऑपरेटर्स और मशीन गनर्स को उठाकर जंगलों में जा रहे थे। और इस दौरान वो अपनी टीम से काफ़ी इम्प्रेस भी हुए कि उन सभी सोल्जर्स ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट्स या कंप्लेंट किए इस जंगल सफ़र को इंड्योर किया है। एक दिन जब वो अपना जंगल सफ़र कर रहे थे, तब उन्हें अपने सीनियर ऑफिसर का रेडियो पर कॉल आता है और उन्हें ये खबर मिलती है कि वो जिस जगह पर है वहाँ से कम्युनिस्ट की एक बड़ी टीम गुजर रही है, जो साउथ वियतनाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास काफ़ी सारे हथियार भी है और वो एक खास मशीन गन लेकर जा रहे हैं जो कई सारे ट्रूप्स को एक साथ उड़ा सकती है। इसीलिए उनके सीनियर उन्हें और उनकी टीम को उन पर पीछे से हमला करने के लिए कहते हैं और इस मशीन गन को तबाह करने का ऑर्डर देते हैं। अपने सीनियर से बात करने के बाद फिल अपनी टीम को अपने इस मिशन के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा मेन टारगेट वो मशीन गन है और इन कम्युनिस्ट पर हमला करने की स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाते हैं। और उनके सारे टीममेट्स भी उनके हर प्लान और टारगेट को अच्छे से समझते हैं और अपने कैप्टन का पूरा साथ देते हैं। लेकिन उनमें से कई सारे नए सोल्जर्स इस अटैक को लेकर काफ़ी नर्वस भी थे, लेकिन फिल उनका पूरा हौसला बढ़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे दुश्मन ये नहीं जानते कि हम जंगल में छुपे हुए हैं और ये हमारा बोनस पॉइंट है और साथ ही हम एक परिवार है और परिवार की तरह ही एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ देंगे। याद रहे, भले ही हमारी संख्या उनसे कम है, लेकिन हमारे इरादे उनसे अच्छे। फिल की ये सारी बातें सुन सभी सोल्जर्स का हौसला और भी बढ़ जाता है और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिल की ये काफ़ी अच्छी खासियत थी कि वो हर सिचुएशन में अपने साथियों का जज्बा बढ़ाना जानते थे और उन्हें अपनी फैमिली मानते थे। फिल और उनकी टीम काफ़ी शांति के बिना किसी आवाज़ के अपनी राह पर आगे बढ़ रही थी और रात होने का इंतज़ार कर रही थी। कम्युनिस्ट की टीम अंधेरा होते ही जंगल में रात रुकने का तय करती है और अपना टेंट लगाने में लग जाती है। फिल अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और सभी छुप जाते हैं और जैसे ही दुश्मन अपने अपने टेंट में सोने जाते हैं तब वो बाहर निकलकर हमला करना शुरू कर देते हैं और प्लान के मुताबिक पहला पहरा दे रहे सोल्जर्स पर वॉर करते हैं।
जैसे ही दुश्मन आर्मी को ये पता चलता है कि किसी ने उन पर हमला किया है, वो चौंकने हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं। लेकिन तब तक फिल और उसके साथी काफ़ी सारे दुश्मनों को मार चुके होते हैं और अपने आगे के प्लान के हिसाब से फिल उस मशीन गन के पास जाते हैं और उनके 2 टीममेट्स उन्हें कवर करते हैं। वो स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं जहां उस गन को रखा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उड़ा पाते उन पर दुश्मन हमला कर देते और फिल के पैर में गोली लग जाती है। लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं और उनके 2 साथी ग्रेनेड से दुश्मन पर हमला कर देते हैं और तब तक फिल उस मशीन गन के पास जाते हैं और उसके आसपास ग्रेनेड्स का एक राउंड बना देते हैं और फिर विसल बजाकर अपनी साथियों को इत्तला करते हैं कि वो धमाका कर रहे हैं और उनके सारे साथी उस फील्ड से काफ़ी दूर चले जाते हैं और वो अपनी गन से वहां फायरिंग करते हैं और अपने दोनों साथियों की मदद से वहां से दूर चले जाते हैं और उस धमाके में वो मशीन गन भी तबाह हो जाती है और काफ़ी सारे दुश्मन भी उस धमाके में मारे जाते हैं और फिल अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाते हैं। जब वो अपने सीनियर को अपनी इस कामयाबी के बारे में बताते हैं तब उनके सीनियर खुश तो होते हैं, लेकिन वो फिल से कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा के बारे में ना सोचकर दुश्मन को मारने पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो काफ़ी सारे दुश्मन मारे जाते और फिल को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने सोल्जर्स के बारे में इतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने सीनियर की इस एडवाइस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और हमेशा अपने साथियों की सेफ्टी के बारे में पहले सोचा और यही वजह थी कि उनकी टीम ने उनके काफ़ी सोल्जर्स नहीं खोए। उसके बाद फिल और उनकी टीम साल 1968 में ह्यू और साल 1969 से 70 के दौरान कैम्बोडियन बॉर्डर पर नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के सोल्जर्स से लड़ाई की और उनकी ये दोनों ही कॉम्बैट टूर्स टेट ऑफेंसिव के दौरान हुई और इसमें भी उनकी टीम काफ़ी अच्छे से लड़ी और उन्हें उनके डिटर्मिनेशन और एबिलिटीज़ पर काफ़ी गर्व था। साथ ही वो दुश्मनों की स्ट्रैटेजी और ताकत की भी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन थे तो वो दुश्मन ही और उनका फ़र्ज था या तो उन्हें मारना या फिर उन्हें कैप्चर करना। द हो ची मिन ट्रेल दुश्मनों की मेन सप्लाई लाइन और इन्फिल्ट्रेशन रूट थी और फिल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और ये ट्रेल कंबोडिया और लाओस दोनों देशों के बीच होकर निकलती थी। लेकिन साल 1970 तक ये दोनों ही देश यूएस के ग्राउंड फोर्सेस की लिमिट से काफ़ी दूर थे, लेकिन दुश्मन के ट्रूप काफ़ी जल्दी साउथ की तरफ बढ़ रहे थे और वो कभी भी नॉर्थ को इन्वेड नहीं कर पाए और दुश्मन जब चाहे तब हमला कर देते थे और उन्हें जैसे ऑर्डर मिलते वो ट्रूस का साइन देते और बॉम्बिंग और फायरिंग रुक जाती। लेकिन एक बात फिल को कभी समझ ही नहीं आई कि ट्रूस के दौरान क्यों कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। उनके हिसाब से अगर किसी ने उस दौरान बात की होती या लड़ने वाले सोल्जर्स ने इनफ ऐसा बोल दिया होता तो यह वॉर इतने आगे बढ़ता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल और उनकी टीम अपने सीनियर्स से मिलते ऑर्डर्स के हिसाब से लड़ती रही और एक फैमिली की तरह रही। फिल ने साल 1977 में मिलिट्री को अलविदा कहा और फिर वो कोर्ट मदेरा कलिफ के मेयर बने और वेंचर कैपिटल और द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया। तो ये थी वियतनाम वॉर में लड़े एक बहादुर कैप्टन और सोल्जर फिल की कहानी और ऐसे ही एक बहादुर सोल्जर की कहानी हमें रैम्बो में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए आप रैम्बो फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।